द क्लास टाइम में। और आज हम करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 2। ठीक है, तो इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है, तो उसमें हमने भारत में राष्ट्रवाद पढ़ चुके हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें भारत में राष्ट्रवाद क्या क्या होता है हमने पढ़ लिया है। उसमें प्रथम विश्व युद्ध और उसका इतिहास जो भी है हमने वो भी पढ़ लिया है। प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन अभी बाकी है जो हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद क्या है, हमने ये सत्याग्रह के विचार, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले इस वीडियो को देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं भाई, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है उसके अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये कि उसके अंदर हमने सत्याग्रह के विचार के बारे में देखा। ठीक है, कि क्या होता है सत्याग्रह के अंदर, सत्याग्रह होता क्या है मेनली हमने वो देखा। फिर हमने ये भी देखा कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स थी, जिसके मतलब जो अंग्रेज थे वो भारत के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे थे वो भी हमने देखा। फ्लू की बीमारी उमारी सब हमने उस चैप्टर में देख लिया। सत्याग्रह का विचार हमने देखा कि 1917 से लेके 1918, 1918 में 2 बार, फिर ना ये 3 बार वहां पर सत्याग्रह आंदोलन हुए। चंपारण में, खेड़ा गुजरात में और अहमदाबाद भी गुजरात में। तो इन तीनों जगह पर मतलब क्या हुए थे, सत्याग्रह का आंदोलन चला। फिर उसके बाद भाई जब प्रॉब्लम हुई तो रॉलेट एक्ट भी पास हुआ, ये अंग्रेजों ने पास किया। फिर मार्शल लॉ लगा दिया। फिर उसके बाद जब मार्शल लॉ लगा दिया तो जनरल डायर के कमान से मतलब क्या हुआ, फिर ना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मतलब वहां पर मतलब क्या, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो हम खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो खिलाफत आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले बात तो ये भी है। ठीक है, देखो थोड़ा सा भाई खिलाफत आंदोलन में क्या था। हाँ थोड़ा ऊपर, हाँ देखो फिर उसके बाद क्या था खिलाफत आंदोलन। देखो खिलाफत आंदोलन क्या था कि ना प्रथम विश्व युद्ध ओटमन तुर्की की हार के साथ समाप्त हो गया था। यह अफवाह फैल गई कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन सम्राट एक कठोर शांति संधि लगाई जाएगी। ठीक है, तो गांधी जी का यह विचार था कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ मिलाए बिना किसी भी आंदोलन का आयोजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा करने का एक ही तरीका है कि खिलाफत का मुद्दा उठाए, खिलाफत का मुद्दा उठाए कि ना प्रथम विश्व युद्ध ओटोमन तुर्की की हार के साथ समाप्त हो गया था। ठीक है, यह अफवाह फैल गई कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन सम्राट पर एक कठोर शांति संधि लगाई जाएगी। मतलब जब वो हार गए थे तो वो भी तो मोमडम थे, तो उनपे क्या शांति संधि लगाई जाएगी। तो गांधी जी का यह विचार था कि ना बिना हिंदुओं और मुसलमान दोनों को साथ लाए बिना हम कोई भी मतलब की आंदोलन नहीं जीत सकते। तो उन्होंने वहां पर दिमाग लगाया और उन्होंने वहां पर खिलाफत आंदोलन का क्या मुद्दा उठाया। ठीक है, तो ये ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा था कि हम मुद्दा उठाएंगे। ठीक है, तो मौलाना आजाद हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में मार्च 1919 में मुंबई के एक खिलाफत समिति की स्थापना हुई थी। और मुसलमान नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि खिलाफत आंदोलन में थे। क्या मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस मुद्दे पर एकजुट सामूहिक कार्रवाई की संभावना के बारे में महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। ठीक है, तो ये बात थी। ठीक है, चर्चा शुरू कर दी। देखो मौलाना आजाद हकीम अजमल खान और हसरत मोहिन के नेतृत्व में मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति की स्थापना हुई और जिसमें मुसलमान के नेता कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस मुद्दे पर एकजुट सामूहिक कार्रवाई की संभावना के बारे में महात्मा गांधी
के साथ चर्चा की, मतलब इनके साथ वो मान गए। फिर सितंबर 1920 में कांग्रेस ने अपने कोलकाता अधिवेशन में, देखो 1920 में क्या होता है, कोलकाता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन और स्वराज के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया कि भाई अब हम क्या करेंगे, खिलाफत आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो ये पारित हुआ। तो जब ये पारित, देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सारे मॉमडम्स हैं जो मतलब खिलाफत आंदोलन और ये इसके साथ जुड़े थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब असहयोग आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखो क्या हुआ कि गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी स्वराज 1909 में कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत में भारतीयों के सहयोग से स्थापित किया गया था। यदि भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो एक वर्ष में भारत में ब्रिटिश शासन टूट जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो महात्मा गांधी ने एक आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित रणनीतियां तैयार की। देखो यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा, खिलाफत आंदोलन भाई क्यों स्टार्ट हुआ, तो ये इसलिए हुआ और उसका मतलब जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया, तो कि उसके अंदर मोमडम्स भी मतलब जुड़ गए थे। तो उसके बाद असहयोग आंदोलन फिर स्टार्ट हुआ। तो असहयोग आंदोलन का मतलब ही है असहयोग, मतलब कि हम ऐसा कुछ ना करें कि जिससे अंग्रेजों को फायदा हो, कि ना ही उनका कपड़ा वस्त्र या फिर उनके कारखाने स्कूल कॉलेज हम कहीं भी हम उनका सारा कुछ छोड़ दें। तो ये चीज ठीक है, तो ये चीज हुई। तो तो महात्मा गांधी ये जानते थे कि अगर हम उनका मतलब सब कुछ छोड़ देंगे, हम नहीं लेंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे, तो क्या होगा कि ना मतलब जो अंग्रेजी सरकार वो कभी ना कभी टूट जाएगी, क्योंकि जब तक उनसे माल नहीं लेंगे या फिर उनका हम सामान नहीं खरीदेंगे या फिर उनके दफ्तर में हम काम नहीं करेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो ये बात थी। तो क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन की आवश्यकता, देखो असहयोग आंदोलन की आवश्यकता में क्या है, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी, मतलब कि हर एक वर्ग अपना अपना मतलब कुछ अलग तरह से सोच रहा था कि असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन, देखो नाम क्या है, असहयोग खिलाफत आंदोलन, मतलब असहयोग और खिलाफत, इसके अंदर मोमडन और हिंदू दोनों थे। ठीक है, जनवरी 1921 में शुरू हुआ। विभिन्न सामाजिक समूहों ने अपनी विशिष्ट आकांक्षाएं के साथ आंदोलन में भाग लिया। देखो सबसे पहली बात, शहर में आंदोलन जो थे, तो शहर में किस तरह से मतलब जो बंदे थे वो मतलब वो भाग लिया। तो इनमें क्या हुआ कि यह आंदोलन शहर में मध्यम वर्ग की भागीदारी के साथ हुआ, मध्यम वर्ग की भागीदारी के साथ हुआ, जैसे कि शिक्षक छात्र ने सरकार नियंत्रण स्कूल छोड़ दिए, मतलब जो भी सरकार नियंत्रण मतलब जो भी अंग्रेजी स्कूल थे वो छोड़ दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए और मद्रास के अतिरिक्त ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों को का बहिष्कार किया गया, मतलब जो भी अंग्रेजों के जो चुनाव थे उनका बहिष्कार किया गया और लोगों ने विदेशी कपड़े और माल को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, व्यापारियों ने विदेशी सामान का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, मतलब सब कुछ मतलब क्या कर रहे थे शहर में भाई, छोड़ रहे थे। जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़ा मिल और और हथकरघों के उत्पादन में वृद्धि हुई, मतलब जो हैंडमेड चीजें थी उसके उत्पादन में वृद्धि हुई और जो भारतीय कपड़ा मिल था वो भी मतलब फिर से स्टार्ट हो गया था। तो ये कहाँ पर हुआ भाई, ये शहर में हुआ कि मतलब जो स्कूल थे, जो शिक्षक थे उन्होंने भाई स्कूल छोड़ दिया, मतलब जो लॉयर थे उन्होंने मतलब लॉयरिंग करना छोड़ दिया, फिर चुनाव का बहिष्कार हुआ, फिर विदेशी कपड़ा माल वाल सबका मतलब बहिष्कार हुआ। ठीक है, आप देखते हैं आगे कि मतलब गांव के अंदर क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध किस प्रकार से, शहरों में असहयोग आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। फिर जब शहरों में जब से असहयोग जो आंदोलन है वो गांव में भी भाई फैल गया कि अवध में किसान आंदोलन किस प्रकार था, देखो एक जगह का है अवध जो तो अवध में किसानों का नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र कर रहे थे। बाबा रामचंद्र फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में भी कार्य कर चुके। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है भाई, सबसे पहली बात तो ये अभी हम बताएंगे गिरमिटिया मजदूर क्या होता है। देखो के रूप में भी कार्य कर चुके थे। ठीक है, किसानों का आंदोलन अत्यधिक राजस्व वसूल
अत्यधिक राजस्व वसूल करने वाले जमींदारों के विरुद्ध था। मतलब वहाँ पर वो कुछ अलग ही कर रहे थे, वहाँ पर वो जमींदारों के पीछे पड़ गए थे, ठीक है? और इस आंदोलन में लगान कम करना, बेगार खत्म करना और दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार करना। देखो अभी मैं गिरमिटिया मजदूर बेगार में बता रहा हूँ क्या होता है। का बहिष्कार करने की मांग की गई और अनेक स्थानों पर जमींदारों को नई नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई और धोबी बंद का आदेश दिया। देखो वहां पर अलग ही चीज चल रही थी, वहां पर अलग ही बंदे असहयोग आंदोलन को हम सोच रहे थे, ठीक है। तो जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों में घूमना शुरू कर दिया और उन्होंने ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। तो अक्टूबर 1920 तक अवध किसान सभा की स्थापना की गई। इसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों ने किया था और 1 महीने के अंदर इस क्षेत्र के आसपास गांव में 300 से अधिक शाखाएं स्थापित की गई। तो ये हुआ। फिर उसके बाद अब मैं बताता हूँ गिरमिटिया मजदूर। देखो गिरमिटिया मजदूर क्या होता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान अनेक लोगों को काम करने के लिए विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहने लगा। गिरमिटिया मतलब उनको लेके जाके वहां पर काम करवाना, ठीक है। बेगार मतलब बिना किसी परिश्रमिक श्रमिक के काम करा, मतलब कि ना मतलब उससे बस काम करवाते थे और पैसे वैसे नहीं देते, तो उसको बेगार कहते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या था भाई, आंध्र प्रदेश में आदिवासी आंदोलन भी हुआ। तो आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का अलग अर्थ निकाला और 1920 के दशक में के प्रारंभ में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन अल्लूरी सीताराम राजू ने नेतृत्व में संपूर्ण रूप से फैल गया था। अल्लूरी सीताराम, ठीक है, ये भी नाम याद कर लेना। फिर असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर राजू, ठीक है, राजू ने महात्मा गांधी की महानता की बात की तथा लोगों को खादी पहनना और शराब का त्याग करने को कहा और गुडेम के विरोधियों ने पुलिस स्टेशनों पर हमला किया और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया। देखो ये क्या क्या होने लगा था। और स्वराज को प्राप्त करने के लिए गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और 1924 में फांसी दे दी गई। तो ये सब भी हुआ। और असहयोग आंदोलन की आवश्यकता, देखो जो बगान थे वहां पर क्या हुआ भाई, बगान में स्वराज। तो अंतर्देशीय उत्प्रवासन अधिनियम मतलब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, 1859 के अनुसार बगानी मजदूरों को बिना इजाजत बगान से बाहर जाने का अधिकार नहीं था। मतलब कि वो अगर बगान में काम करते थे, जैसे कि ये कहाँ पर होता, आसाम वसाम में भाई बहुत बड़े बड़े बगान थे, वहां पर था। और उन्होंने जब असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने बगान छोड़ दिया और अपने घर वापस चले गए। और बगानी मजदूरों का विश्वास था कि गांधी राज में प्रत्येक व्यक्ति को गांव में ही जमीन मिल जाएगी। और देखो ये कुछ और ही सोच रहे थे कि भाई गांधी के राज में जमीन सबको मिल जाएगी और इन्हें ब्रिटिश पुलिस ने पकड़कर इनकी अत्यधिक पिटाई की। और फिर क्या किया, जो ब्रिटिश जो पुलिस थी इनको पकड़ के इनकी बहुत ज्यादा पिटाई की। तो ये सारी चीजें थी जो मतलब असहयोग आंदोलन का निकाला, ठीक है। तो देखो ये तो फिर से तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। देखो खिलाफत आंदोलन में मोहम्मदन को भी साथ लाना था, तभी वो तो मतलब गांधी जी ने सोचा, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि ना सितंबर 1920 में कांग्रेस ने अपने कोलकाता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन और स्वराज के समर्थन में एक असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। फिर असहयोग आंदोलन आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि गांधी जी ये सोचते थे कि अगर हम अंग्रेजों का सारा सामान हम बंद कर देंगे ये यूज करना, तो एक बार उसको मतलब हारना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आंदोलन के भीतर भाई सबका अलग अलग था। भाई शहर वाले भाई बड़ा मस्त या भाई स्कूल छोड़ दिए, ये सब छोड़ दिया कि भाई हम उसका कुछ भी यूज करेंगे, माल कपड़ा वपड़ा कुछ यूज नहीं करेंगे। पर क्या हुआ कि गाँव में तो भाई अलग ही चीज चल रही थी। यहाँ पर मतलब कि ना गिरमिटिया मजदूर के रूप में जो काम कर रहे थे और जो बेगार को खत्म
करने के लिए और दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार करने की मांग की गई, ठीक है? पर फिर ना उसको देखते हुए भाई जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर 300 से अधिक शाखाएँ स्थापित हो गई थी भाई। चलो इस बारे में फिर मैं बता दिया भाई गिरमिटिया क्या होता है, बेगार क्या होता है। फिर आंध्र प्रदेश में आदिवासी आंदोलन भाई कुछ अलग ही रूप में भाई चल रहे थे कि उन्होंने मतलब पुलिस के स्टेशनों में मतलब हमला कर दिया, उनको मारने लगे, तो उनको भाई पुलिस वालों ने पकड़ के 1924 में क्या कर दी, फांसी दे दी थी, ठीक है? और फिर बगानों में जो बंदे काम करते थे उनको तो अलग था कि गाँव में मैं ना भाई सोचा कि ना सबको मतलब गांधी राज में एक खेती के लिए जमीन दे दी जाएगी, तो इनको भी मतलब अंग्रेजों ने पकड़ के इनकी बहुत पिटाई की, ठीक है? तो ये सब हुआ, ठीक है? तो ये सब चीजें हुई कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन के अंदर, ठीक है? तो पार्ट 2 यहीं पर हम खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नए वीडियो में पार्ट 3 में, जहाँ पर हम और ज्यादा देखेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं, चलो बाय, टाटा।